हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका एजुकेटर अमित गौड़ और आज हम स्टडी करने वाले हैं पुंकेसर, लघु बीजाणुध्वनि तथा परागकण के बारे में। फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि जो पौधा होता है उसका लैंगिक अंग या भाग कौन सा होता है। तो उसका लैंगिक अंग या भाग होता है पुष्प। और यहाँ पर हम उसी पुष्प के एक भाग के बारे में थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पुंकेसर की। पुंकेसर क्या होता है? पुंकेसर पुष्प का नर भाग है, ठीक है। जो कि दो प्रमुख भागों से मिलकर बना होता है, जिसमें दो भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये पुतंतु और ये परागकोश है, ठीक है। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट है, परागकोश पुतंतु के ऊपरी सिरे से जुड़ी होती है। जो परागकोश होती है, यानी इंग्लिश में जिसे एंथर बोलते हैं, वो पुतंतु के ऊपरी सिरे से जुड़ी होती है। पुतंतु का निचला सिरा दलपत्र से जुड़ा होता है, यानी ये जो निचला सिरा है, ये वाला भाग, ठीक है, ये किससे जुड़ा होता है? दलपत्र से। दलपत्र यानी कि वही जो आपकी पंखुड़ियाँ होती हैं या पेटल्स कह सकते हैं उन्हें, ठीक है, तो उनसे ये जुड़ा होता है। अगला पॉइंट है, पुंकेसरों की संख्या एवं लंबाई विभिन्न प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न होती है। तो पुंकेसर की जो लंबाई है और जो संख्या है वो अलग अलग प्रजाति के पुष्पों में भिन्न भिन्न यानी अलग अलग यानी डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक प्रारूपिक आवृतबीजी परागकोश द्विपालित होता है, यानी दो भागों में बटा होता है, दो पालियों में, तथा प्रत्येक पाली में दो कोष्ठ होते हैं। और प्रत्येक पाली में कितने? दो कोष्ठ होते हैं, जिन्हें थीका बोलते हैं इंग्लिश में। एक लंबवत खांच द्वारा दोनों कोष्ठ एक दूसरे से भिन्नित रहते हैं और एक लंबी खांच के द्वारा दोनों ही कोष्ठ एक दूसरे से क्या रहते हैं? अलग अलग रहते हैं। परागकोश एक चतुष्कोणीय यानी टेट्रागोनल रचना है, जिसमें चार कोनों पर चार लघु बीजाणुधानियां यानी माइक्रोस्पोरेंजिया स्थित होती हैं। इस प्रकार प्रत्येक पाली में दो लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ही समझाने की कोशिश करें। नेक्स्ट पॉइंट और ले लेते हैं, उसके बाद समझते हैं फिगर के अकॉर्डिंग। लघु बीजाणुधानियां ही विकसित होकर परागकोष्ठ बनाती हैं। ये पराग कणों से भरी होती हैं। यहाँ पर देखिए, को एक जो परागकोश होता है वो दो पालित होता है। यहाँ आप देख सकते हैं दो पालियों में यानी दो भागों में डिवाइडेड है। ये एक भाग इधर का और एक भाग इधर का, ठीक है। ये दो भाग हो गए। दोनों ही भागों में अलग अलग, आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों ही भागों में अलग अलग यहाँ पर दो कोष्ठ होते हैं अलग अलग। ये देखिए, एक कोष्ठ, दो कोष्ठ, एक कोष्ठ एंड दो कोष्ठ, ठीक है। इन्हें इंग्लिश में थीका बोलते हैं। और ये दोनों आपस में किससे बटे होते हैं? एक यहाँ पर बीच में मिडिल में एक एक क्या होती है? एक खांच होती है, जिसके द्वारा ये आपस में बटे होती है। ये खांच, ये देखिए, ये खांच, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है? परागकोश एक चतुष्कोणीय टेट्रागोनल, चतुष्कोणीय चार कोने हैं, एक दो तीन चार, ठीक है। चतुष्कोणीय रचना है, जिसमें चारों कोनों पर चार लघु बीजाणुधानियां, एक बीजाणुधानी, एक दो तीन और चार, ठीक है। इस तरह से ये चार लघु बीजाणुधानियां होती हैं। और दो इस प्रकार प्रत्येक पाली में दो, और प्रत्येक पाली में यानी एक पाली और दो पाली में दो हो गई, तो दोनों को मिला दे तो चार हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आगे आता है, लघु बीजाणुधानियां ही विकसित होकर परागकोष्ठ यानी पोलन सेक्स बनाती हैं और पराग कणों से भरी रहती हैं, ठीक है। ये जब विकसित हो जाएंगे तो इन्हीं को पोलन सैक बोलेंगे या परागकोष्ठ बोलेंगे, और इन्हीं में पोलन ग्रेन्स यानी परागकण जो होते हैं वो भरे रहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लघु बीजाणुधानी की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसमें क्या आता है? लघु बीजाणुधानी गोल व चार स्तरों वाली भित्ति से ढकी रहती है। लघु बीजाणुधानी जो है वो चार स्तरों वाली एक भित्ति से ढकी रहती है। एक माफ कीजिए, ये चार स्तर हैं बाहर से अंदर के क्रम में, ठीक है। बाहर से अंदर की ओर कौन कौन से चार स्तर हैं? बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस, अंतस्थीसियम यानी एंडोथीसियम, मध्य परत यानी मिडिल लेयर और टेपिटम। चार लेयर्स होती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले जो बाहर की लेयर है उसको एपिडर्मिस बोला गया, ये बाहर है। उसके बाद आती है एंडोथीसियम,
और उसके बाद आती है मिडिल लेयर और फिर टैपिटम। तो इस तरह से 4 परतों से या 4 भित्तियों से ढकी होती है माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी। अगला पॉइंट आता है बाहरी 3 परतें सुरक्षा तथा परागकोश के स्फुटन में सहायता करती हैं। बाहर की जो 3 परतें हैं, कौन सी 3 परतें? एक तो बाह्य त्वचा, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, ये तीनों किस में हेल्प करती हैं? इस परागकोश के स्फुटन में यानी फटने में। जब परागकोश पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा, पोलन ग्रेन्स यानी परागकण उसमें पूर्ण रूप से बन जाएंगे, तो ये भित्ति उसको फाड़ने में हेल्प करती हैं। टैपिटम की कोशिकाएं यानी जो चौथी भित्ति बची टैपिटम, उसकी कोशिकाएं क्या हैं? विकसित हो रहे परागकणों को पोषण उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, क्या उपलब्ध कराती हैं? पोषण। बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जब परागकण विकसित हो रहे होते हैं तो उन्हें पोषण कहाँ से मिलता है? तो टैपिटम भित्ति की कोशिकाओं द्वारा उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है अपरिपक्व बीजाणुधानी के केंद्र में समांगी कोशिकाओं का समूह होता है जिसे लघु बीजाणु जन ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो जो अगर ये माइक्रोस्पोरेंजियम या लघु बीजाणुधानी अपरिपक्व होती है यानी पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है, उस केस में क्या होता है? इसमें कुछ इसके सेंटर में कुछ समांगी यानी एक समान कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसे लघु बीजाणु जन ऊतक कहते हैं या स्पोरजिनस टिश्यू कहते हैं। ठीक है, यहां तक समझे? आगे बढ़ते हैं। चलो, आगे आता है लघु बीजाणु जनन, यानी जो लघु बीजाणु है या जो नर जनन कोशिका है उसका निर्माण किस प्रकार होता है। तो ये एक प्रोसीजर है या प्रोसेस है जिसके द्वारा नर जनन कोशिका का निर्माण होता है, उसी को हम कहते हैं लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और लघु बीजाणु जनन कहाँ पर होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम यानी लघु बीजाणु धानी में। ठीक है, चलिए, जब परागकोश विकसित होता है तो बीजाणु जन ऊतक यानी वही जो लघु बीजाणु जन ऊतक या बीजाणु जन ऊतक स्पोरोजेनस टिश्यू जो थे की कोशिकाओं में असूत्री विभाजन, कौन सा विभाजन? मियोटिक डिवीजन या असूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? लघु बीजाणु चतुष्क। बीजाणु जन ऊतक के प्रत्येक कोशिका में लघु बीजाणु चतुष्क बनाने की क्षमता होती है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर समझने की है। जो लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है? बीजाणु जन ऊतक से। और बीजाणु जन ऊतक कैसे हैं? डिप्लॉयड हैं। ठीक है, कैसे हैं? डिप्लॉयड यानी कि कैसे हैं? द्विगुणित हैं, यानी इनमें उनके कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसके बाद इनमें अब मियोसिस होगा यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा और उनसे क्या बनेंगे? लघु बीजाणु चतुष्क बनेंगे। ठीक, अब ये लघु बीजाणु चतुष्क जो होंगे, प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका को यानी इन्हीं को क्या कहते हैं? पोलन मदर सेल भी कहा जाता है या पराग मात्र कोशिका भी कहते हैं, शॉर्ट में पीएमसी कहते हैं। ठीक है, पराग मात्र कोशिका से असूत्री विभाजन के द्वारा अब दूसरा असूत्री विभाजन एक और होगा। पहला हो चुका फर्स्ट, ठीक है, अब यहाँ पर शुरू हुआ है सेकंड के द्वारा लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। ठीक है, पराग मात्र कोशिका यानी ये पोलन मदर सेल जो बनी, ये लघु बीजाणु चतुष्क जो बने, उन्हीं से जो उनमें जब दूसरा मियोसिस होगा या दूसरा असूत्री विभाजन होगा, उसके द्वारा जो लघु बीजाणु बनेंगे उसी को हम लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, ओके फाइन, आगे चलते हैं। पराग कोश के परिपक्वन व जल हानि से यानी डिहाइड्रेशन से लघु बीजाणु चतुष्क अलग होकर स्वतंत्र पराग कणों के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, जब ये लघु बीजाणु बन जाते हैं या जो चतुष्क बनेगा उसमें जब जल हानि हो जाएगी यानी उनमें से वाटर पूरी तरह से लॉस हो जाएगा और वो पूरी तरह से मेच्योर हो जाएंगे, तब क्या होगा? ये स्वतंत्र रूप से पराग कणों के रूप में बदल जाते हैं। तब तक ये पराग कण नहीं होते, तब तक क्या होते हैं? ये लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के यहाँ पर देखिए, जैसे स्पोरोजेनस टिश्यू के बाद माइक्रोस्पोरोसाइट बने हैं। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट हुआ यहाँ पर, अब यहाँ पर मियोसिस सेकंड के बाद हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बने यानी चतुष्क बनाए। ये देखिए यहाँ पर 4 अलग अलग न्यूक्लियाई बन रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 4 अलग अलग सेल्स हैं। ठीक है,
और इसी से फिर बाद में जब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, यानी कि जल की हानि हो जाएगी और पूरी तरह से ये मैच्योर हो जाएंगे, तो ये माइक्रोस्पोर्स में चेंज हो जाएंगे और सूखने के बाद, जल की हानि के बाद, डिहाइड्रेशन के बाद ये बाहर आ जाएंगे स्वतंत्र रूप से परागकणों के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला आता है परागकण। ठीक है, अब परागकण बन चुका है कौन सी प्रक्रिया द्वारा, कौन सी प्रक्रिया द्वारा, लघु बीजाणु जनन द्वारा। ठीक है, परागकण बन गया। अब परागकण होता कैसा है, उसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, उसके बारे में स्टडी करते हैं। परागकण नर युग्मक का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, परागकण कैसा होता है, लघु नर युग्मक होता है। विभिन्न प्रकार के पुष्पों के परागकण आकार, प्रकार, रंग, रूप एवं बनावट में भिन्न होते हैं। ठीक है, अलग अलग प्रकार पुष्पों के परागकण, ये नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी पुष्पों के या सभी पौधों के जितने भी परागकण हैं वो सब एक समान होंगे, नहीं, सबके अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, आकार, प्रकार में, रूप, रंग में और बनावट में। सामान्यतः परागकण आकार में गोल व 25 से 50 माइक्रोमीटर व्यास के होते हैं। सामान्यतः कैसे होते हैं परागकण, गोल होते हैं। वैसे कई अलग अलग तरह के भी होते हैं, अंडाकार भी होते हैं, ठीक है, डायमंड शेप के भी होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन सामान्यतः जो मोस्टली होते हैं वो गोल होते हैं और 25 से 50 माइक्रोमीटर तक के व्यास के होते हैं। यह एक अगुणित कोशिका है। अगुणित कोशिका इसका मतलब इसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते होंगे, यानी कि आधी संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसकी भित्ति 2 परतों से मिलकर बनी होती है। इनकी भित्ति कितनी परतों से मिलकर बनी होती है, 2 परतों से। पहली परत होती है बाह्यचोल, जिसे एक्साइन बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में। परागकण की कठोर बाह्य परत को बाह्यचोल कहते हैं, ठीक है, एक्साइन कहते हैं। यह परत स्पोरोपोलिनिन से बनी होती है। यह परत किससे बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन से। और स्पोरोपोलिनिन के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आया हुआ है, इसको समझ लीजिए जरा और ध्यान में रखिएगा। स्पोरोपोलिनिन जीव जगत में पाए जाने वाला सर्वाधिक प्रतिरोधक पदार्थ है, यानी सबसे अच्छा प्रतिरोधक पदार्थ जीव जगत में, यानी सजीवों में पाए जाने वाला कोई सबसे अच्छा प्रतिरोधक पदार्थ है तो वो स्पोरोपोलिनिन ही है। क्यों है, रीजन है इसका, रीजन यह है कि इस पर उच्च तापमान, अम्लों, क्षारों आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ तक कि अभी तक इसको डिग्रेड करने वाला एंजाइम तक पता नहीं चल पाया है। ठीक है, मतलब ऐसा कोई भी अब तक जितने भी एंजाइम्स की खोज है, कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सकता हो, विघटित कर पाता हो। ठीक है, उसके बाद आगे पॉइंट है, स्पोरोपोलिनिन होने के कारण पराग कणों को जीवाश्म के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो स्पोरोपोलिनिन है, अब इस पर किसी अम्ल का, तापमान का, क्षार का और किसी एंजाइम का प्रभाव नहीं होता है, तो इसको बड़ी आसानी से क्या जीवाश्मों के रूप में संरक्षित किया जा सकता है। और वैज्ञानिकों को अब तक जितने भी पौधों के बारे में, मतलब मोस्टली जो पौधे हैं पिछले समय के, ठीक है, उनके बारे में स्टडी यहीं से पता चली, क्योंकि उनको उनके परागकण मिले हैं और उनको उनकी संरचना के बारे में यहाँ से ही पता चला है। ठीक है, उसके बाद है कुछ स्थानों पर बाह्यचोल पतला होता है, इन स्थानों को जनन छिद्र कहते हैं। कुछ स्थानों पर क्या होता है, एक्साइन जो होता है वो काफ़ी पतला होता है। क्यों पतला होता है, क्योंकि वहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं पाया जाता है। मतलब कुछ थोड़ी सी जगह पर स्पोरोपोलिनिन ना होने पर वहाँ पर वो पतला होता है और उसको फिर कहते हैं हम जनन छिद्र। ठीक है, तो ये तो परागकण की संरचना है। उसके बाद इसमें दूसरी परत के बारे में बात करते हैं। दूसरी परत होती है इंटाइन यानी अंतःचोल। ठीक है, अब अंतःचोल क्या होता है, यह एक सतत पतली परत है। ठीक है, यह सतत है यानी कंटिन्यूअस है और कैसी है, पतली है, जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। इसके ठीक नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। इसके ठीक नीचे ये एक भित्ति है। ठीक है, इंटाइन यानी अंतःचोल क्या है, भित्ति है, बॉल है, और इसी के नीचे, ठीक है, किसकी मेम्ब्रेन होती है, परागकण की मेन मेम्ब्रेन होगी, जिसके जो कि कोशा द्रव्य को घेरे रहती है। जब परागकण परिपक्व होता है तो इसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक तो कायक और दूसरी जनन। ठीक है, कायक कोशिका बड़ी होती है तथा अधिक मात्रा में भोजन संग्रहित करती है। ठीक है, अधिक मात्रा में क्या करती है, भोजन संग्रहित करती है। जनन कोशिका यह छोटी होती है तथा कायक कोशिका के कोशाद्रव्य में तैरती रहती है। देखो यहाँ पर देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के तौर पर फिगर के अंदर, ये जो ये परत है ये एक्साइन है,
और ये पतली परत है, ये इंटाइन है। उसके बाद जो जहाँ पर स्पोरोपोलिनेन नहीं पाया जाता वहाँ पर पतली हो जाती है एक्साइन, और उसको जर्मपोर बोलते हैं। उसके बाद बात आती है दोनों कोशिकाओं की। जब ये परिपक्व अवस्था में होती है तो इसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, एक तो कायक कोशिका, दूसरी जनन कोशिका। तो कायक कोशिका और जनन कोशिका देख लीजिए आप यहाँ पर। जो ये जो बड़ी सी सेल है ये पूरी, ठीक है, ये कौन सी है, वेजिटेटिव सेल है ये, यहाँ पर पूरी सेल ये। और इसी के अंदर ये जो एक छोटी सी सेल है वो कौन सी है, जनन कोशिका या जनरेटिव सेल है, ठीक है। तो इस प्रकार से परागकण का स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ मैं आपको, कुछ जो लोग होते हैं वो परागकणों के प्रति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। इस वजह से उनमें कुछ एलर्जीज डेवलप हो जाती हैं, और वो एलर्जीज की वजह से उनमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है, आपके श्वसन तंत्र से संबंधित कुछ भी डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कि अस्थमा हो गया, ठीक है, या फिर ब्रोंकाइटिस हो गया, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम उनमें क्रिएट हो जाती हैं। सभी नहीं होते, कुछ लोग, और सभी परागकणों के प्रति नहीं, कुछ विशेष प्रकार के परागकणों के प्रति। यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ज़्यादा लोगों को अफेक्ट करता है। एक पौधा होता है जिसे गाजर घास बोलते हैं, ठीक है, गाजर घास, या इंग्लिश में बोलते हैं कैरेट ग्रास, या उसका बॉटनिकल नेम होता है पार्थेनियम स्टेरोफोरस। ये मोस्टली एक तरह का खरपतवार या बीड है जो कि गेहूँ वगैरह या खेतों में फसल के साथ उगाता है और फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। इसके अलावा इसके फूलों से निकलने वाले जो परागकण हैं वो मोस्ट ऑफ द पीपल्स में अस्थमा क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक लेंगे, मेगा स्पोरोजेनेसिस या मेगा स्पोर, ठीक। तब तक के लिए टेक केयर।